नमस्कार दोस्तों, एस विवेकानंद के YouTube चैनल पर आज की शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज हमारी पहली टेस्ट सीरीज आयोजित की गई और जैसा छात्रों ने इस संस्थान पर और हमारी टीम पर विश्वास जताया वो दोस्तों देखने ही लायक था। आज संस्थान पूरा हाउसफुल था, यहाँ तक कि बगल वाली बिल्डिंग भी में भी टेस्ट सीरीज आयोजित कराई गई। तो बहुत ज़बरदस्त दोस्तों रेस्पॉन्स रहा, तो उस सभी के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अब हम आए हैं यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए, और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। जल्दी से इस पेज को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े ऐसा निश्चित करें। और दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज का पहला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का। दोस्तों, सबसे पहली बात टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की टेस्ट सीरीज़ जिन विद्यार्थियों ने दी है उन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज़ का लेवल कैसा लगा, क्या वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी या नहीं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ सभी अलग अलग जो इसके पोर्शन है, जीके हो, चाहे इको हो या मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, स्टैट्स हो, सभी एक्सपर्ट फैकल्टी ने अलग अलग अपने लेवल पर बनाए और सॉल्यूशन भी आपको वही कराएंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आयत चित्र तभी प्रयोग किया जा सकता है तब। दोस्तों, हिस्टोग्राम से यहाँ क्वेश्चन था, क्या आयत चित्र सभी वर्गांतर समान होने पर यूज करते हैं या असमान होने पर भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, आयत चित्र आपने अगर पढ़ा हो तो हिस्टोग्राम समान वर्गांतर और असमान वर्गांतर दोनों के लिए दोस्तों बनाया जाता है। थोड़ा सा हिस्टोग्राम के बारे में ब्रीफ आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने हिस्टोग्राम नहीं पढ़ा एक बार समझ लें कि हिस्टोग्राम होता क्या है। तो पहली चीज़ तो यह दोस्तों, हिस्टोग्राम बनाया जाता है सतत समंक श्रेणी के लिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक श्रेणी यहाँ पर दोस्तों मैं ले रहा हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हिस्टोग्राम दोस्तों असमान वर्गांतर के लिए भी बनाया जा सकता है और समान वर्गांतर के लिए भी बनाया जा सकता है। केवल समान हो असमान हो ऐसा यहाँ पर दोस्तों आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं हिस्टोग्राम हमारा क्या होता है एक बार शॉर्ट में। दोस्तों, हिस्टोग्राम में जैसे मेरे पास श्रेणी है x, यहाँ पर सतत समंक श्रेणी लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक श्रेणी ली है और यहाँ पर ली है उसके सापेक्ष बारंबारता। दोस्तों, बारंबारता मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2, 5, 8 और यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया 7 और यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया 4। ये मैंने समान वर्गांतर वाली दोस्तों श्रेणी ली है। तो दोस्तों, हिस्टोग्राम इसका कैसा बनेगा एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर आएगा दोस्तों 0, यहाँ पर x का स्केल, यहाँ आएगा y का स्केल, मतलब यहाँ होगी बारंबारताएँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने श्रेणी ले ली 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। दोस्तों, हम यहाँ पर एक अच्छा विश्लेषण करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हाईएस्ट बारंबारता 8 है। तो यहाँ मैंने ले ली 2, 4, 6, 8 और 10। तो दोस्तों, हिस्टोग्राम जो बनता है 0 से 10 की जो बारंबारता है वो 2 है दोस्तों। तो यहाँ पर एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे 2 से लेकर 10 का, फिर बनाएंगे 10 से लेकर 20 में दोस्तों बनाएंगे 5 का, फिर बनाएंगे दोस्तों 8 का, फिर दोस्तों 30 से 40 के बीच में 7, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारे पास 7 और अंत में दोस्तों हमारे पास आएगा 40 से लेकर 50 में होगा 4। ये दोस्तों मैंने हिस्टोग्राम बना दिया है, लेकिन इस हिस्टोग्राम में जो वर्गांतर है वो समान है। अब हम दोस्तों अनइक्वल इंटरवल के लिए हिस्टोग्राम देखेंगे, वो आपका क्या होगा दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इक्वल इंटरवल में दोस्तों हिस्टोग्राम इजीली वे में बन जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अब दोस्तों अनइक्वल इंटरवल में आप हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं शायद ही आपने पढ़ा हो, और हम उसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं और हिस्टोग्राम किसके लिए बनाया जाता है, आप ये टॉपिक यहाँ आपको मैं छोटे से नोट में क्लियर कर दूंगा। पहली चीज़ तो दोस्तों यह है कि हिस्टोग्राम से हम केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप निकालते हैं, उसका नाम है बहुलक। और दोस्तों बहुलक निकाला जाता है, जो हिस्टोग्राम सबसे ऊंचा होता है उसको उसके लेफ्ट से मिला दो
और इसको दोस्तों इधर के लेफ्ट से मिला दो। अब ये पॉइंट यहाँ पर कटा है तो इसके नीचे डॉट डालेंगे और यहाँ डॉट डॉट डाल के माना कि यहाँ पर आ रहा है x का मान आ रहा है दोस्तों 27, तो यहाँ पर जो बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा 27। तो हिस्टोग्राम के द्वारा दोस्तों बहुलक का निर्धारण किया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों असमान वर्गांतर पर। तो दोस्तों असमान वर्गांतर के लिए क्या होगा, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, फर्क इतना है कि मैं इसका वर्गांतर चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए माना कि दोस्तों मैंने x लिया है और यहाँ लिया है f, ठीक है। यहां पर दोस्तों एक नई टेबल में ले रहा हूं, x है दोस्तों 0 से 10, 10 से 20। अब दोस्तों यहां पर मैंने लिया है 20 से 30 ना लेकर 20 से 40 लिया है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर ले लिया मैंने 40 से 50। अब दोस्तों इसकी जो बारंबारता है वो यहां पर ले रहा हूं 2, 5 और यहां पर दोस्तों मैंने बारंबारता ली है 20 से लेकर 40 की बारंबारता यहां पर 15 हो गई और अब ये हो गया दोस्तों 4। अब दोस्तों इसके लिए हिस्टोग्राम कैसे बनेगा और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह दोस्तों ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अब इसके लिए जब हम कर्व बनाएंगे तो कर्व कैसा बनेगा, इधर दोस्तों बारंबारता मैं यहां पर ले रहा हूं 3, 6, 9, 12 और 15। ये दोस्तों मैंने बारंबारताएं ली है। अब दोस्तों 0 से इसके बीच में हमारे पास क्या है 2, तो मैंने हिस्टोग्राम बना दिया यहां पर 2 का। माना कि यहां पर 2 है, 10 से लेकर 20 में दोस्तों है 5, तो मैंने यहां बना दिया दोस्तों 5। यहां पर लगभग 5 होगा तो मैंने यहां ले लिया 5 और ये बना दिया। 20 से लेकर दोस्तों 30 हमारे पास है नहीं, 20 से 40 में 15 है दोस्तों, मैंने 20 से 40 में बनाया 15 का। ये एक दोस्तों मैंने ग्रुप बना दिया और 40 से लेकर 50 में बनाया दोस्तों मैंने 4 और यहां पर बना दिया दोस्तों मैंने 4। अब दोस्तों इस हिस्टोग्राम को देखने से हमें क्या लगता है कि इस 20 से लेकर 40 का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये दोस्तों हमेशा देखने पर प्रतीत होता है। तो अगर हम दोस्तों असमान वर्गांतर के लिए हिस्टोग्राम इस प्रकार से बनाएंगे तो दोस्तों ये कहलाएगा रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ये हिस्टोग्राम यहाँ पर सही नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों सही हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, जब भी वर्गांतर असमान है, तो दोस्तों इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, जब भी वर्गांतर असमान है तो असमान वर्गांतर वाली श्रेणी के लिए अगर दोस्तों असमान वर्गांतर है या अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो उसके लिए निकाला जाता है बारंबारता घनत्व। इंग्लिश में दोस्तों इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं आपेक्षिक बारंबारता। और इंग्लिश में दोस्तों इसका नाम है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है, ऊपर तो आएगी दोस्तों बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी और नीचे आएगा दोस्तों वर्गांतर। तो दोस्तों एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि यदि आयत चित्र बनाते समय वर्ग की बारंबारताएं बराबर ना हो तो हिस्टोग्राम बनाया जाता है। तो दोस्तों उसमें आता है बारंबारता के लिए हिस्टोग्राम बनाया जाता है या बारंबारता घनत्व के लिए हिस्टोग्राम बनाया जाता है या क्या निकाली जाती है। तो दोस्तों हमारा आंसर आता है उस केस में हम लोग बारंबारता घनत्व निकालते हैं और बारंबारता दोस्तों घनत्व निकालने का सूत्र हमारे पास क्या है, बारंबारता अपॉन वर्गांतर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे बारंबारता घनत्व। तो दोस्तों मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ जिसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो दोस्तों बारंबारता घनत्व क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल रहा हूँ मैं सापेक्ष में। तो दोस्तों यहाँ है फ्रीक्वेंसी 2, तो 2 में 10 का भाग देंगे 2/10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। फिर 5 में 10 का भाग देंगे क्योंकि वर्गांतर 10 है तो यहाँ जाएगा दोस्तों 0.5। फिर अब दोस्तों यहाँ बारंबारता 15 है लेकिन वर्गांतर 20 है तो यहाँ 15 में 20 का भाग दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4 मतलब 0.75। ये दोस्तों हमारा इसमें रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 10 में हम देंगे दोस्तों 4 में देंगे 10 का भाग
तो हमारे पास आ जाएगा 0.40। अब दोस्तों जो बारंबारता घनत्व बनाया जाएगा, जो आयतचित्र बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा इन बारंबारता घनत्व के लिए। इस बारंबारता के लिए आयतचित्र नहीं बनेगा, हमें बारंबारता घनत्व के लिए आयतचित्र बनाना पड़ेगा। दोस्तों एग्जाम में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है यदि वर्गांतर असमान है तो हिस्टोग्राम बनाया जाता है। तो आंसर आता है दोस्तों बारंबारता घनत्व या आपेक्षिक बारंबारता के लिए बनाया जाता है, साधारण बारंबारता वहां काम नहीं करती है। और इसके साथ ही दोस्तों बारंबारता का सूत्र भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम दोस्तों जो स्केल लेंगे वो स्केल इसके हिसाब से लेंगे, तो स्केल मैंने चेंज कर दिया। अब मेरा स्केल हो गया 0.3, 0.6, 0.9, यहाँ पर हो जाएगा 1.2 एंड यहाँ हो जाएगा 1.5। अब देखिए दोस्तों, अब 0 से 10 के बीच में देखेंगे तो हमारे पास 0.2 रिप्रेजेंट करना है। तो 0 से 10 के बीच में अभी भी ये 0.2 को शो कर रहा है क्योंकि मैंने स्केल चेंज कर दिया है। 10 से 20 के बीच में 5 देखेंगे तो ये 0.5 को शो कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन जैसे ही 20 से 40 पे आएंगे, अब दोस्तों हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 0.75, और 0.75 दोस्तों यहाँ पर आएगा। तो हमारा जो सही चित्र आएगा वो आएगा ये वाला। अब ये हमारा दोस्तों यहाँ पर सही चित्र हो जाएगा 0.75, ये दोस्तों हमारा सही चित्र हो जाएगा। और इसमें दोस्तों ये ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसमें से कट जाएगा। और इसी प्रकार से आगे यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 40 से 50 के बीच में 0.40, जो कि हमारा इसमें पहले से ही दिख रहा है। तो ये दोस्तों हमारा सही प्रेजेंटेशन होगा। अब जो हमारा हिस्टोग्राम है वो ये रह जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये गलत प्रेजेंटेशन था हमने, तो हिस्टोग्राम से दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, हिस्टोग्राम से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हिस्टोग्राम से, हिस्टोग्राम किसके लिए बनाया जाता है? आंसर आता है सतत समंक श्रेणी के लिए बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हिस्टोग्राम से आता है, हिस्टोग्राम से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकाल सकते हैं? आंसर आएगा बहुलक, चैड निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि यदि वर्गांतर असमान है तो हिस्टोग्राम किसके लिए बनाया जाता है? तो आंसर आएगा बारंबारता घनत्व। चौथा क्वेश्चन इसमें आता है बारंबारता घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा बारंबारता अपॉन वर्गांतर। पांचवा क्वेश्चन आएगा दोस्तों इसके अंदर से कि हिस्टोग्राम बनाया जाता है समान व असमान, तो आंसर आएगा दोनों के लिए। छठा क्वेश्चन इसमें आता है कि हिस्टोग्राम बनाते समय आयत की ऊंचाई किसके समानुपाती होती है? दोस्तों आंसर आएगा बारंबारता के समानुपाती होती है। जितनी बारंबारता है उतनी ही आयत की ऊंचाई हमारी होगी। ये दोस्तों 6-7 क्वेश्चन इससे बनते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो जल्दी से समझ में बता दीजिए हिस्टोग्राम समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। 40 आकार की समष्टि से 30 आकार का प्रतिदर्श प्राप्त किया गया तो वेरिएंस ऑफ वाई एन बार SRS WOR और वेरिएंस ऑफ वाई एन बार WR का दोस्तों अनुपात क्या होगा? ये दोस्तों हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों हमें निकालना है, यहाँ पर देखा जाए तो वेरिएंस ऑफ वाई एन बार एक निकालना है दोस्तों, हमें ऊपर रखना है WOR और नीचे रखना है दोस्तों वेरिएंस ऑफ वाई एन बार WR। इन दोनों के वेरिएंस का रेशियो लेना है दोस्तों। WOR का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो फॉर्मूला होता है n-n/nn, फॉर्मूला याद होना चाहिए S²। और WR का दोस्तों फॉर्मूला होता है n-1/nn S²। दोस्तों इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा? ऊपर तो बचा n-n। एग्जामिनर ने n दिया हुआ है दोस्तों 40, स्मॉल n दिया हुआ है दोस्तों 13। दोनों वैल्यू रख दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा 40 - 13। ऊपर तो ये बचा है दोस्तों, नीचे आएगा हमारे पास 40 - 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 में से 13 गए तो 27 डिवाइडेड बाई 39। इसको दोस्तों 3 से अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 9×3 = 27। ऊपर हो जाएगा दोस्तों 3 से कट जाएगा और हो जाएगा 13। आंसर आ जाएगा 9/13 ऑप्शन नंबर ए। तो 32 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है दोस्तों? मान लीजिए b/x तथा bxy दो समाश्रण गुणांक हैं। दीज आर रिग्रेशन कॉफिशिएंट या प्रतीपगमन गुणांक है दोस्तों।
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। दोस्तों गलत ढूंढने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो दोस्तों हमें देखना है चिन्ह। प्रतिगमन गुणांकों के चिन्ह हमेशा समान होते हैं, मतलब सभी चिन्ह बराबर होने चाहिए। अगर b बाई एक्स प्लस का है तो bx बाई भी प्लस का होना चाहिए। दूसरी दोस्तों जो प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करानी वो है कि b बाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, इन दोनों का गुणा एक या एक से छोटा होना चाहिए। अगर दोस्तों ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, एक तो चिन्ह वाली और एक दोस्तों ये वाली प्रॉपर्टी, तो वो हमारा सही होगा। जो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन में दोनों के चिन्ह समान है और इन दोनों का गुणा 2/18 जो कि 1 से कम है। मतलब दोस्तों हमें ढूंढना है गलत कौन सा है, विच इज नॉट ट्रू। तो ये जो दूसरा पहला ऑप्शन है हमारा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट या समांतरण गुणांक हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन क्या है, b बाई एक्स है 5, bx बाई है 2/5। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा 5 गुणा 2/5 जो कि आ रहा है 2। और दोस्तों हमारा जो दोनों का गुणा है b बाई एक्स और bx वाई, इन दोनों का गुणा 1 या 1 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों इनकी मैक्सिमम लिमिट होती है। अब ये दोस्तों 2 आ गया, इसलिए ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट नहीं हो सकते। मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, दोनों का गुणा साइन सेम है, दोनों का गुणा 1 से छोटा है। ऑप्शन नंबर डी में भी दोनों का गुणा दोस्तों 1 से छोटा है। यहाँ पर इसमें 0.2 एंड 3.2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.64। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी यहाँ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों, यदि n बराबर n के हो, मतलब n के नहीं हो, n इज नॉट इक्वल टू n के दे रखा है दोस्तों, n अगर n के बराबर नहीं है तो कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों यदि n बराबर n के है तो रेखीय क्रमबद्ध प्रतिचयन विधि काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है, या फिर हम ऐसे कह दें कि k बराबर n अपॉन n पूर्णांक नहीं है, अगर ये पूर्णांक नहीं है दोस्तों, तो उस केस में हमारी काम आएगी चक्राकार विधि। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि पूर्णांक नहीं होने की स्थिति में हमें जो रिक्वायर्ड सैंपल साइज है वो कभी तो प्राप्त होता है और कभी प्राप्त नहीं होता है। तो उस केस में दोस्तों हमारा आंसर आएगा चक्राकार विधि, क्योंकि चक्राकार विधि हमेशा हमें एक कांस्टेंट सैंपल साइज दे देती है, जबकि रेखीय क्रमबद्ध प्रतिचयन विधि में हमें जो रिक्वायर्ड सैंपल साइज है वो प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 दोस्तों क्या है, है दोस्तों, प्रचलित चिन्ह में जीवन सारणी LX तथा कैपिटल LX के बीच में क्या संबंध होता है। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि जीवन सारणी सिलेबस में नहीं है। जीवन सारणी का एक नाम और है जिसे बोलते हैं मरणांक सारणी, जिसे बोलते हैं मोर्टेलिटी टेबल। और सिलेबस में दोस्तों मृत्यु दर, जन्म दर के माप है, साथ में वाइटल स्टैटिस्टिक्स तो दिया हुआ है। अगर लाइफ टेबल से क्वेश्चन आता है तो आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये सब जनरल क्वेश्चन में आते हैं। लाइफ टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इसीलिए दोस्तों इसको पढ़ना जरूरी बन जाता है। हाँ, सिंपल वे में यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों लाइफ टेबल में द रिलेशनशिप बिटवीन LX एंड कैपिटल LX क्या होगा। दोस्तों हमारा कैपिटल LX क्या होता है, कैपिटल LX होता है, एक फॉर्मूला तो होता है दोस्तों इसका LX प्लस 1/2। दोस्तों लाइफ टेबल पूरा मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, आपको वीडियो अवेलेबल है। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो वहाँ से लाइफ टेबल पूरी पढ़ सकता है। तो एक फॉर्मूला तो दोस्तों इसका ये होता है, लेकिन ये फॉर्मूला एग्जामिनर ने कहीं दिया हुआ नहीं है। और इसका एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं LX बराबर LX प्लस 1/2। ये इसका एक नोटेशन फॉर्म होती है जो डेरिवेशन से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका आंसर सही होगा। बाकी दोस्तों इसके सारे आंसर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्न कथन हमारे कौन कौन से हैं। पहला कथन क्या है, बहुगुणी सहसंबंध 2 से अधिक चर समूह का समूह में असम्मिलित चर पर समेकित प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है। दूसरा है आंशिक सहसंबंध समूह के अन्य चरों के रेखीय प्रभाव को हटाते हुए 2 चरों के अध्ययन से संबंधित है।
दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका आंसर सही होगा जल्दी से। तो विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया दोस्तों 35 में आंसर है बी। ये कई विद्यार्थियों ने आंसर दिया, एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों मल्टीपल कोरिलेशन होता क्या है? मल्टीपल कोरिलेशन में दोस्तों किसी एक चर पर बाकी चरों का कंबाइंड इफेक्ट देखा जाता है। जैसे इसका जो नोटेशन होता है वो इस तरह से होता है R1.345 या R2.1345। इस तरह से दोस्तों मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर बहुत सारे चर मूल्यों का किसी एक चर पर जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको देखा जाता है। तो बहुगुणी संबंध में दो से अधिक चर समूह का समूह में असम्मिलित चर, दोस्तों यहाँ असम्मिलित कौन है? 1। असम्मिलित चर पर जो दूसरा साइड में लिखा हुआ है पर समेकित प्रभाव को अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों इंग्लिश में सिंपल है कि मल्टीपल कोरिलेशन रिलेट्स टू स्टडी ऑफ जॉइंट इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल अपॉन ए वेरिएबल नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप। तो जो ग्रुप में इंक्लूड नहीं है उस पर इन सब का दोस्तों यहाँ पर कंबाइंड इफेक्ट देखा जाता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा सही है। मल्टीपल कोरिलेशन दोस्तों क्या होता है? जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं कि जैसे आने वाले इलेक्शन में आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे, तो ये तो होगा हमारा एक वेरिएबल कि आप, क्योंकि अलग अलग पार्टी को वोटिंग प्रेफरेंस आपकी हो सकती है। दूसरा है दोस्तों कि उन्होंने क्या क्या घोषणाएं किया, क्या कार्य किया। वो बहुत सारे जो चर हैं कि उन्होंने एजुकेशन में क्या किया, उन्होंने हॉस्पिटल में क्या किया, चिकित्सा सुविधाओं में क्या किया, सामान्य जनजीवन के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया। तो वो बहुत सारे चर हैं, उनका कंबाइंड इफेक्ट ये डिसाइड करेगा कि आप किसको वोट देंगे। तो इस प्रकार के कोरिलेशन को बोलते हैं दोस्तों बहुगुणी सहसंबंध। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है दोस्तों आंशिक सहसंबंध, कि आंशिक सहसंबंध समूह के अन्य चरों के रेखीय प्रभाव को हटाते हुए दो चरों के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों आंशिक कोरिलेशन में माना कि 4 वेरिएबल है, तो यहाँ बोलते हैं R12.34। इसका मतलब है पहले और दूसरे चर में कोरिलेशन, जबकि तीसरा और चौथा चर या स्थिर हो या उनका जो रेखीय प्रभाव हो वो कांस्टेंट हो या उसको हटा दिया जाए। तो दोस्तों अगर संबंध केवल दो चरों में ज्ञात किया जाए, जैसे R13.24 और बाकी के चर है वो स्थिर मान लिया जाए, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो आंसर आएगा दोनों 1 व 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों आंसर आएगा। बलजीत मीणा बोल रहे रैंक लिस्ट आएगी नहीं? बिल्कुल आएगी, आपको ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी, डोंट वरी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि बी बाई एक्स को क्या परिभाषित किया जाता है? बी बाई एक्स क्या है? तो दोस्तों बी बाई एक्स क्या होता है? बी बाई एक्स को कहते हैं दोस्तों, यहां पर बाई तो होता है दोस्तों आश्रित या डिपेंडेंट बोलते हैं, और एक्स होता है दोस्तों स्वतंत्र। दोस्तों बी बाई एक्स है क्या? हम स्वतंत्र चर में यदि एक इकाई का परिवर्तन करें, दोस्तों परिवर्तन हमेशा स्वतंत्र चर में किया जाता है। अगर एक इकाई का परिवर्तन करें तो आश्रित चर में कितना परिवर्तन होगा उसका दोस्तों बी बाई एक्स माप है। तो बी बाई एक्स क्या दोस्तों कि y में बदलाव जब x को एक इकाई से बदला जाता है। मतलब दोस्तों क्या मीनिंग है? चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। मतलब x में अगर कुछ बदलाव करें तो y में कितना बदलाव होगा। तो दोस्तों एक तो है कारण, एक है प्रभाव। स्वतंत्र चर हमेशा कारण होता है कि अगर x में, जैसे मैं बोलूँ कीमत अगर बढ़ाई जाए तो मांग में कितनी कमी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो कीमत है वो तो है स्वतंत्र और मांग है आश्रित। तो दोस्तों बी बाई एक्स क्या दिखाता है? बी बाई एक्स दिखाता है कि एक्स में कुछ बदलाव करो तो वाई में कितना बदलाव होगा, उसका ये माप है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर मैं कहूँ कि बी एक्स वाई क्या होगा,
दोस्तों बी एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी एक्स वाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एक्स में बदलाव जब वाई में एक इकाई से बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है बी एक्स वाई का, ऑप्शन नंबर है बी वाई एक्स का। एग्जाम में पूछा है आपसे बी वाई एक्स क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपको बताया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यादृच्छिक चर x का मानक विचलन सिग्मा है, तो y बराबर -9, y बराबर 9 - 2x का प्रसरण क्या होगा? दोस्तों अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो प्रमाप विचलन तथा प्रसरण दोनों मूल बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं। अब दोस्तों मूल बिंदु में परिवर्तन क्या होता है? किसी भी श्रेणी के सभी मूल्यों में कुछ जोड़ना या घटाना, ये कहलाता है मूल बिंदु में परिवर्तन। जोड़ने या घटाने से दोस्तों हमारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा है पैमाने में परिवर्तन। पैमाने में परिवर्तन से दोस्तों प्रमाप विचलन और प्रसरण दोनों ही दोस्तों प्रभावित होते हैं, और उनका जो प्रभाव है वो हमारे नेक्स्ट वेरिएंस मतलब जो हमने चेंज किया उस पर इम्पैक्ट आएगा। दूसरा दोस्तों हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि पैमाने में परिवर्तन से ही हमारा प्रसरण इफेक्ट होता है, मूल बिंदु से हम स्वतंत्र पूरी तरह से होते हैं। अब दोस्तों प्रॉपर्टी क्या होती है आपने पढ़ी होगी कि एक श्रेणी है मेरी x, अगर मैं बोलूँ उस श्रेणी को मैं ऐसे गुणा कर दूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि x का जो वेरिएंस है उसका नोटेशन है वेरिएंस ऑफ x, x का प्रसरण है वेरिएंस ऑफ x। अगर मैं बोलूँ कि वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो ये a बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाएगा a² वेरिएंस ऑफ x। इसी तरह से दोस्तों मैं बोलूँ वेरिएंस ऑफ -ax प्लस माइनस b क्या होगा? अब दोस्तों ये मूल बिंदु में परिवर्तन प्लस माइनस करना होता है, और पैमाने में परिवर्तन का मतलब होता है गुणा या भाग करना। तो दोस्तों इसका यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है। अब हम जब प्रसरण निकालेंगे तो ये a बाहर स्क्वायर में निकलेगा, ये हमको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, कभी भी नेगेटिव होने पर भी ये प्लस में ही बाहर निकलता है, तो हम पुराने से इसको गुना कर देंगे। ये दोस्तों हमारी प्रॉपर्टीज़ है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब इसे करना क्या है, हमें निकालना है दोस्तों y का कितना दे रखा है, हमें बोल रहा है y बराबर है 9 - 2x, मतलब दोस्तों हमें 9 - 2x का वेरिएंस निकालना है। असली कहानी दोस्तों हमारी यह है। और x का मानक विचलन हमें दे रखा दोस्तों सिग्मा, मतलब x का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन है सिग्मा। तो दोस्तों वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा σ², क्योंकि प्रमाप विचलन का वर्ग होता है प्रसरण। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, ये जो 9 है ये तो है मूल बिंदु में परिवर्तन, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये दोस्तों जो -2 है ये है पैमाने में परिवर्तन, क्योंकि x को इससे गुणा किया गया है। अब ये दोस्तों -2 जब आएगा बाहर, जैसे ये -a आया था +a², तो ये -2² बाहर आएगा प्लस का 2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों वेरिएंस ऑफ x, जैसे मैंने यहाँ पर किया है a² वेरिएंस ऑफ x। और दोस्तों वेरिएंस ऑफ x दे रखा है हमें σ², तो हम गुणा कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और वेरिएंस ऑफ x है σ², हमारा आंसर हो जाएगा 4 σ²। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताते चले कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि x तथा y सहसंबंध गुणांक 0 है तो दोस्तों यहां पर दिया हुआ r बराबर 0। ये बोल रहे हैं अगर r बराबर 0 है तो क्या कहेंगे, इसका आंसर दीजिए। ज़्यादातर देखो विद्यार्थी क्या आंसर लगाते हैं, ऑप्शन 39 का जल्दी से आंसर दीजिए। 39 में सी, और दीजिए सी।
और बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, कई विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया है। दोस्तों ध्यान रखना, हमारा जो सहसंबंध गुणांक है और वो कार्ल पियर्सन ने दिया था, और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक नापता है दोस्तों रेखीय संबंध को। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक नापता है दोस्तों रेखीय संबंध को। और अगर दोस्तों r बराबर 0 है तो, क्योंकि कार्ल पियर्सन ने कहा था कि भाई मेरा जो सूत्र है वो अगर उसमें लीनियर रिलेशनशिप है, रेखीय संबंध है, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको नाप देगा और आंसर दे देगा। लेकिन रेखीय के अलावा कोई दूसरा संबंध है, घातीय संबंध है, या वो कोई और उसमें रिलेशन है, तो वो उसको नाप नहीं पाएगा। तो अगर r बराबर 0 है तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि x तथा y में रेखीय संबंध नहीं होगा, या वो रेखीय संबंध रेखीय रूप से स्वतंत्र होंगे। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए दिया है वो गलत हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि x तथा y स्वतंत्र होंगे, हम कह सकते हैं x तथा y रेखीय रूप से स्वतंत्र होंगे। ऑप्शन नंबर सी जिन विद्यार्थियों ने आंसर दिया है, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। अविनाश वर्मा बोल रहे हैं कि अगर रेखीय नहीं लिखा होता तो क्या ऑप्शन बी होता? नहीं, हम ऑप्शन बी भी नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो स्वतंत्र होंगे, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो स्वतंत्र नहीं होंगे। फिर आंसर आता निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों r बराबर 0 होने पर वो स्वतंत्र हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकते, हम केवल एक कमेंट दे सकते हैं, और वो कमेंट है कि वो रेखीय रूप से स्वतंत्र होंगे। x एंड y आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि y का x पर जो है समांतर माध्य, y का समांतर माध्य दे रखा है दोस्तों, हमें दे रखा है y बार बराबर 10 दे रखा है दोस्तों, तथा विचरण गुणांक हमें दे रखा है दोस्तों 40, मतलब जो CB है दोस्तों वो दे रखा है 40। अब पूछा है 15 माइनस 2y का प्रसरण क्या होगा, मतलब दोस्तों हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2y, लेकिन इसके लिए हमें y का प्रसरण चाहिए जो कि निकलेगा CB से। तो जब इसको दोस्तों खोलेंगे तो मैंने कहा था कि मूल बिंदु से प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये तो हो जाएगा क्रॉस। हमारे पास दोस्तों बचेगा ये -2 जो बाहर आएगा, ये आएगा दोस्तों स्क्वायर में, ये जगह 2 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y। अब अगर मुझे y का वेरिएंस मिल जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। अब दोस्तों CB का फॉर्मूला क्या होता है? CB का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन x बार गुणा 100। अब क्योंकि y की फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ मैं y बार लिख देता हूँ, तो जगह सिग्मा अपॉन y बार अपॉन इंटू 100। अब दोस्तों CB दे रखा है 40, सिग्मा हमें चाहिए, y बार हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 10 गुणा 100, तो ये 10 टाइम्स कट गया दोस्तों, तो सिग्मा हमारे पास आ गया 40/10, आंसर आ गया 4। तो दोस्तों सिग्मा 4 है, मतलब ये y का प्रमाप विचलन है, तो सिग्मा y स्क्वायर, या मैं कहूँ वेरिएंस ऑफ y, ये हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर बराबर 16। तो इसका मतलब है दोस्तों हमें क्या करना है, ये 2 की पावर 2 ये हो गया 4, और वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा 16, तो 4 को 16 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर सही होगा। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी बताया है आंसर सही है। गुरुकुल क्लासेज बोल रहे हैं सर ऐप पर क्यों नहीं हो रहा सॉल्यूशन, तो आज जो पहला टेस्ट किया गया उसका यूट्यूब पर सॉल्यूशन किया गया विद्यार्थियों के लिए, बाकी के सॉल्यूशन आपको ऐप पर ही अवेलेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐप पर भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज लाइव सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। कि वार्षिक उपनति रेखा दी हुई है दोस्तों, हमें y बराबर 54 प्लस
6.2x ये दे रखी है। और दोस्तों इसका जो मूल बिंदु है वो दे रखा है दोस्तों 1991। अब ये कहता है तो मूल बिंदु 1996 के लिए उपनति रेखा क्या होगी। दोस्तों बहुत साधारण क्वेश्चन है, संगणक में एएसओ में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये है। तो दोस्तों अब पूछा है कि मूल बिंदु बदल दिया जाए, मतलब अगर मूल बिंदु 1996 कर दिया जाए तो उपनति रेखा क्या होगी। दोस्तों करना कुछ नहीं है, जितना आप मूल बिंदु आगे खिसकाओगे तो 1991 और 96 में दोस्तों कितना डिफरेंस है, 5 वर्ष का। मतलब आपने मूल बिंदु 5 वर्ष आगे कर दिया। तो आपको करना क्या है, इस श्रेणी के अंदर x यहाँ पर समय को शो करता है, तो y बराबर 54 प्लस 6.2 और जितना समय में आगे गए उतना जोड़ दीजिए, अगर समय में पीछे जाएं तो घटा देना। तो यहाँ दोस्तों x में 5 जोड़ देंगे, तो समय में हम 5 वर्ष आगे गए हैं तो 5 आगे जोड़ देंगे तो हमारा जो रेखा आएगी वो मूल बिंदु 1996 का अकॉर्डिंग आएगी। दोस्तों अब इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर 54 प्लस 6.2x और 6.2 को दोस्तों 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर दोस्तों 31। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 31 प्लस 31.0, ये हमारे पास दोस्तों हो जाएगा 31 और 31 दोस्तों 54 में जुड़ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा y बराबर 54 प्लस 31 हो जाएगा दोस्तों 85 प्लस 6.2x। ऑप्शन नंबर जो हमारा मैच करेगा इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 41। एक पूर्ण जीवन सारणी निम्न में से कितने उम्र अंतराल पर बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ आंसर आएगा 1 साल। 2 तरह की जीवन सारणी होती है, एक होती है पूर्ण जीवन सारणी जो 1 साल के उम्र अंतराल पे बनाई जाती है, एक होती है संक्षिप्त जीवन सारणी जिसे एवरेज लाइफ टेबल बोलते हैं, वो 5 से 10 साल के उम्र अंतराल पर बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा यहाँ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। आर के पहले बोले सर ये अभी टेस्ट सीरीज ऐप पर एमसीक्यूज में अपलोड करोगे क्या। नहीं, ये तो टेस्ट सीरीज में ही रहेगी, अलग से टेस्ट सीरीज का अलग फोल्डर बनेगा उसमें रहेगा। 20 इकाइयों में से 4 माप के प्रतिदर्श में निर्दिष्टतः इकाई को शामिल करने की प्रायिकता है। दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग ए स्पेसिफाइड यूनिट इन ए सैंपल ऑफ साइज 4 आउट ऑफ 20। ये कह रहा है कि हमने जो सैंपल लिया दोस्तों वो लिया है 4 का। एक सैंपल लिया हमने जिसको हम स्मॉल n कहते हैं, वो लिया है 4 का। और दोस्तों पॉपुलेशन हमारी है, मतलब जो समष्टि है वो है कैपिटल N और वो है दोस्तों 20। अब कहते हैं कि एक इकाई इस सैंपल में शामिल हो जाए, उसकी प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों इकाई को शामिल करने की प्रायिकता होती है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। मतलब दोस्तों एक इकाई कोई भी है उसको सैंपल में शामिल होने के लिए 4 चांस मिलेंगे, हर चांस पर उसकी प्रॉपर्टी 1 अपॉन n है, तो 4 बार जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 4/20 या स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, आंसर आएगा 4/20, आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/5। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास इसमें है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों, ये दोस्तों एक थोड़ा नया क्वेश्चन है और अभी लेटेस्टली एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था, वहाँ भी पूछा हुआ था और एक एग्जाम और हुआ था जहाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आने की संभावना भी है थोड़ी सी, एक बार चेक कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का या प्राकृत नंबरों का भारित समांतर माध्य क्या होगा यदि भार क्रमशः संगत संख्या का वर्ग है। दोस्तों पहले तो ये देखिए कि भारित समांतर माध्य होता क्या है। दोस्तों भारित समांतर माध्य में जैसे x के मूल्य हमारे पास दे रखे हैं 1 2 3 4 5 अप टू n, ये मूल्य दे रखे हैं दोस्तों। और साथ में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह दिया होता है दोस्तों भार।
तो यहाँ दिया हुआ है डब्लू, डब्लू को बोलते हैं भार या वेट। तो ये दोस्तों बोलता है कि n प्राकृत नंबरों का भारित समांतर माध्य क्या होगा यदि भार क्रमशः संगत संख्या का वर्ग है। मतलब दोस्तों क्रमशः संगत संख्या का वर्ग है, मतलब एक का भार जो है वो दोस्तों है एक का स्क्वायर, क्योंकि भार कहा गया है कि वेट बीइंग द इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग नंबर, वो संगत संख्या के वर्ग के बराबर है। तो एक का भार है दोस्तों एक का स्क्वायर, दो का भार है दोस्तों दो का स्क्वायर, तीन का भार है तीन का स्क्वायर, चार का भार है चार का स्क्वायर, पाँच का भार है पाँच का स्क्वायर, एंड छः का भार है दोस्तों छः का स्क्वायर, और एन का भार है एन का स्क्वायर। अब दोस्तों भारित समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? भारित समांतर माध्य का सूत्र दोस्तों हम देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, जिसको बोलते हैं एक्स डब्लू बार। ये होता है दोस्तों सिग्मा एक्स डब्लू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्लू। मतलब जैसे हम सिग्मा एफ एक्स करते हैं वैसे यहाँ भार से गुणा कर देते हैं, और सिग्मा डब्लू जैसे सिग्मा एफ करते हैं बारंबारतों का योग करते हैं, वैसे यहाँ भारों का योग कर देते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए सिग्मा एक्स डब्लू, तो मैंने एक टेबल बना ली जिसका नाम दे दिया एक्स डब्लू। अब दोस्तों एक्स डब्लू का मतलब है एक्स को डब्लू से गुणा किया जाएगा। तो दोस्तों एक्स डब्लू क्या होगा, एक को एक के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा एक की पावर तीन, इसको गुणा मत करना ऐसे ही लिखना है। दो को करेंगे तो जाएगा दो की पावर तीन, फिर हो जाएगा तीन की पावर तीन, चार की पावर तीन, पाँच की पावर तीन, और इसी तरह हो जाएगा एन की पावर तीन। अब दोस्तों हमें जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है कि एक्स डब्लू बार बराबर ऊपर तो आएगा सिग्मा एक्स डब्लू, मतलब इस पूरी श्रेणी का टोटल। तो टोटल हो जाएगा दोस्तों एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नहीं क्यूब, एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस प्लस एन का क्यूब। ये तो हो गया दोस्तों ऊपर का सिग्मा एक्स डब्लू। अब नीचे क्या आएगा, यहाँ आएगा सिग्मा डब्लू, मतलब इन सब का टोटल। तो इनका टोटल हो जाएगा दोस्तों वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर प्लस 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 एन का स्क्वायर। अब इस श्रेणी का जो सम है अगर उसका आपको फॉर्मूला याद है तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एन संख्याओं के जो क्यूब है पावर 3 है, इसका सॉल्यूशन दोस्तों क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये तो दोस्तों आता है ऊपर वाली श्रेणी का सूत्र। फिर नीचे आएगा n संख्याओं के वर्ग का रूट, ये स्क्वायर क्या होता है, उनका सम दोस्तों हमारे पास आएगा, यह आएगा n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। अब दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन का आप जब एक बार सॉल्व कर ले तो आंसर डायरेक्ट याद कर लेना, एग्जाम में हम इसको आसानी से टिक कर सकते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों, ये आएगा हमारे पास, ये आएगा दोस्तों n का स्क्वायर, फिर आएगा n प्लस वन का स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए दोस्तों इस n से एक n कट जाएगा, n प्लस वन से इसकी पावर कट जाएगी, ठीक है दोस्तों, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये दोस्तों इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर तो हमारे पास बचा 3n प्लस वन, ऊपर तो केवल हमारे पास बचा है 3n प्लस वन, 3n, एक मिनट, एक n और बचा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर कटा था, हमारे पास बचेगा एक n यहाँ पर बच गया, तो ये 3 ऊपर गया तो 3n इंटू एन प्लस वन। तो दोस्तों हमारे पास ऊपर तो ये बचा है एक संख्या, तो दोस्तों हमारे पास ये n प्लस बची है, एक n बचा है, और ये 3 ऊपर गया जो बचा है। और नीचे क्या क्या बचा है, नीचे हमारे पास बचा है दोस्तों एक तो 2 बचा है, 2 जिसको मैं ब्लैक में लिख देता हूँ, नीचे बचा है दोस्तों 2, और नीचे बचा है 2n प्लस वन। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर यहाँ पर सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि चतुर्थक विचलन x का 6 है, मतलब दोस्तों x का जो QD दे रखा है, क्वार्टाइल डेविएशन दे रखा है 6, तो 3x प्लस 6y
बराबर 20 है तो y का चतुर्थक विचलन क्या होगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार का रिलेशन दे रखा हो, जैसे 3x + 6y बराबर 20, तो जिसका निकालना हो, जैसे y का निकालना है, तो सबसे पहले इसे y के लिए सॉल्व कर लीजिए। मतलब y को इधर रखना, बाकी सब कुछ इधर भेज देना। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 6y बराबर 20 - 3x। अब यहाँ पर दोस्तों y बराबर हो गया 20/6 - 3/6x। अब दोस्तों अब अगला काम हमारा क्या रहेगा। अब दोस्तों अगला काम जो है वो हमारा है कि हम क्या करेंगे, अब लगा देंगे क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब अब मैं इस श्रेणी पर लगा रहा हूँ क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ लिख दिया QD ऑफ y। ठीक है दोस्तों, QD ऑफ y। तो इस पूरे समीकरण पर भी लगेगा QD ऑफ 20/6 - 3/6x। अब दोस्तों चतुर्थक विचलन भी अपकिरण का माप है, और अपकिरण का कोई भी माप मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों ये जो 20/6 इसका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि चतुर्थक विचलन भी दोस्तों ऋणात्मक नहीं हो सकता, अपकिरण का कोई भी माप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये 3/6 जो बाहर निकलेगा, या इसको मैं 1/2 बोल सकता हूँ, ये 1/2 बाहर निकलेगा, ये माइनस का है लेकिन निकलेगा बाहर प्लस में, ये हो जाएगा दोस्तों 1/2। और यहाँ लिख देंगे हम क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। मतलब हमने इसको जब सॉल्व किया तो 20/6 का कोई इम्पैक्ट नहीं आया, और ये 3/6 बाहर निकलेगा, या 1/2 माइनस का ये प्लस में बाहर निकलेगा। और QD ऑफ x जो कि दिया हुआ है हमारे पास कि x का चतुर्थक विचलन, x का जो QD है वो 6 है, इससे गुणा कर देंगे तो 1/2 × 6 आंसर आ जाएगा दोस्तों 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45, मतलब आधे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो 45 में दोस्तों हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अभी तक आपको दोस्तों सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताते चलें। तो दोस्तों ये डिटेल्ड सॉल्यूशन हम हर टेस्ट सीरीज में करेंगे, इसका ध्यान रखें। और बहुत ही दोस्तों बेहतरीन टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और इस चैनल पर कई और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि आप लोगों को जब भी हम में लाइव आऊँ तो आपको ये लाभ मिल सके। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 46 आज बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर रहा था कि सर इसमें तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक बंटन का बहुलक 8 है और माध्य माइनस माध्यिका बराबर 12 दे रखा है। आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों z बराबर यहाँ दिया हुआ है 8, बहुलक 8 दे रखा है दोस्तों, और माध्य मतलब x बार माइनस m बराबर दोस्तों 12 दे रखा है। और आपसे पूछा है कि समांतर माध्य का मान क्या होगा, या माध्य का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन। दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा करने का तरीका आपने पहले भी कई बार किया होगा। जैसे अगर मैं कहूँ, ये दोस्तों एक इक्वेशन है जो बार बार काम में आती है कि x बार माइनस z बराबर क्या होता है। आपने अगर चतुर्थक विषमता गुणांक काल प्रश्न का विषमता गुणांक पढ़ा होगा, जिसमें विषमता निकालते पढ़ा होगा, x बार माइनस z अपॉन सिग्मा, और इसी को हम लिखते हैं दोस्तों 3x बार माइनस m अपॉन सिग्मा, ये भी इसको लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं x बार माइनस z, इसका दोस्तों ये आपको याद रखना, वैसे तो ये और वे में हो सकता है पर ये सबसे सिंपल तरीका है, ये बार बार काम में आता है। तो z को हम क्या लिख सकते हैं, z का सूत्र क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2x बार, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है। ये दोस्तों x बार और 2x बार कितने हो जाएंगे 3x बार माइनस 3m, 3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x बार माइनस m। तो दोस्तों इसका मतलब है x बार माइनस z का जो मान होता है वो 3x बार माइनस m के बराबर होता है, 3x बार माइनस m के बराबर होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको x बार माइनस m जो दे रखा है वो दे रखा है 12। तो अब देखिए यहाँ पर z का मान आपको 8 दिया हुआ है, तो मैंने क्या लिख दिया x बार माइनस 8 बराबर 3, x बार माइनस m आपको दिया हुआ है 12, तो मैं लिख दिया 3 गुणा 12, ये हो गया 36। दोस्तों x बार क्या हो जाएगा 36 प्लस 8 बराबर 44। दोस्तों अभी लेटेस्ट MSc एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ये दोस्तों क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर से निकाल दो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों क्या है, 5 सतत सम अंकों का माध्य 16 है, तब इनका प्रसरण क्या होगा। दोस्तों सतत का मतलब है लगातार दे रखे हैं, और जब लगातार अंक होते हैं, जब 5 अंक के, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कहीं न कहीं समांतर माध्य बीच में निकलता है जब लगातार अंक हो। आप कहीं भी चेक कर लेना इसको। तो जब 5 अंकों का समांतर माध्य 16 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 गुणा 5, जिसको हम बोल देंगे 80। अब दोस्तों समांतर माध्य जो आएगा वो आएगा बीच में, क्योंकि लगातार अंक हैं। जैसे बीच में 16 है तो सतत का मतलब है सम अंक दे रखे हैं। 16 के बाद अगला अंक आएगा 18, 18 के बाद आएगा 20, और इससे पहले आएगा दोस्तों 14, और इससे पहले आएगा 12। अब आप चेक कर लीजिए, इसका जो टोटल आएगा वो 80 आएगा। ये आसानी से दोस्तों हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास अंक हैं वो अभी हमें मिल चुके हैं। तो 5 अंक जो हैं वो हमारे पास हैं 12, 14, 16, 18 और 20, और इनका समांतर माध्य दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है 16, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले पड़ाव पर कि इसका प्रसरण क्या होगा। अब दोस्तों प्रसरण निकालने के लिए करना क्या है, हमारा फॉर्मूला आप सबको पता है, सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है 1/n सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर। मतलब प्रत्येक मूल्य में से x बार घटाना है और उसका स्क्वायर घटाना है। n कितना दोस्तों हमारे पास, n है 5। अब x बार हमारे पास आ ही गया दोस्तों। x बार कितना है जो एग्जाम में दिया हुआ है वो है 16। मतलब प्रत्येक मूल्य में से 16 घटाना है और उसका स्क्वायर करना है। तो 12 में से दोस्तों 16 गए तो बचेंगे हमारे पास -4, तो फिर कर देंगे -4 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 14 में से 16 गए तो बचेंगे -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 16 में से 16 गए तो बचेंगे 0, फिर 18 में 16 गए तो 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ऐसे आ जाएगा दोस्तों 20 में 16 गए 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 20 और 20 40, ऑप्शन 40/5 8 हमारा आ जाएगा दोस्तों प्रसरण। और इसका प्रसरण एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रसरण हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, आंसर आ जाएगा 8। अगर प्रमाप विचलन पूछे तो आंसर आएगा √8। जो भी पूछे उसका आंसर दोस्तों हम लगा सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक 0.70 और सह प्रसरण -39.2 है, तो x श्रेणी का प्रसरण 49 है, तब y श्रेणी का प्रसरण क्या होगा। दोस्तों r यहाँ पर दिया हुआ है, और r का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर होता है कोवेरियंस ऑफ x y अपॉन सिग्मा x गुणा सिग्मा y। अब दोस्तों यहाँ पर r दे रखा है, कोवेरियंस ऑफ x y दे रखा है, और x का प्रसरण दे रखा है, मतलब सिग्मा x स्क्वायर बराबर है 49, तो सिग्मा x हो जाएगा दोस्तों 49 का रूट बराबर 7। और y का प्रसरण हम निकाल लेंगे, पहले y का प्रमाप विचलन निकालते हैं, उसका स्क्वायर कर लेंगे। r दोस्तों हमारे पास है -39.2, सॉरी r है -7.0, -0.70, कोवेरियंस ऑफ x y है -39.2 डिवाइडेड बाय, यह जाएगा दोस्तों सिग्मा x हमारे पास 7, और सिग्मा y को सिग्मा y लिख दो, ठीक है दोस्तों। माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, या फिर ऐसे कीजिए सिग्मा y को इधर ले लीजिए। सिग्मा y बराबर ये हो जाएगा 39.2 बराबर 7 गुणा 0.7, ये एक जीरो मैंने हटा दी यहाँ से, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा यहाँ कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 392/7 गुणा 7, 7 से ये कट जाएगा, काट दीजिए, तो 7 पंजो 35, 4 बचेगा, 7 छिकी 42, फिर 7 से काट दिए, 7 8 56। तो दोस्तों सिग्मा y हमारे पास आया 8। एग्जामिनर ने पूछा है
कि बाय का प्रसरण क्या होगा, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ बाय। तो दोस्तों प्रसरण करने के लिए कर देंगे स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें दोस्तों सही होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, लास्ट पेयर का सूत्र नहीं पूरा करता है, कौन सी परीक्षा पूरा नहीं करता है। दोस्तों लास्ट पेयर का सूत्र न तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पूरा करता है, ये करता है फिशर का, न टाइम रिवर्सल टेस्ट पूरा करता है, न सर्कुलर टेस्ट करता है। आंसर आएगा उपरोक्त सभी। लास्ट पेयर का सूत्र एकमात्र परीक्षा पूरा करता है और उसका नाम है यूनिट टेस्ट या इकाई परीक्षण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भाई साहब क्वेश्चन नंबर है 50 दोस्तों। इस क्वेश्चन ने भी काफी लोगों को कंफ्यूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, प्रतिचयन उच्चावच को परिभाषित किया जाता है के मान में बदलाव से। मतलब दोस्तों सैंपलिंग फ्लक्चुएशन क्या है और सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से किसके मान में बदलाव होता है, यह दोस्तों यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां दोस्तों काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो क्या आंसर दिया आप लोगों ने, जल्दी से बताइए। डी, आर के परिवार डी। दोस्तों यहां पर जो आंसर आएगा, देखो सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का मीनिंग क्या होता है। सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब होता है जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन की सैंपलों के उतार चढ़ाव करने पर सांख्यिक के मान में बदलाव ना हो। जैसे हम कहते हैं कि समांतर माध्य प्रतिचयन उच्चावच, इसे प्रतिचयन उच्चावच कहते हैं कि समांतर माध्य प्रतिचयन उच्चावच से प्रभावित कम से कम होता है या मिनिमम होता है। हम कहते हैं कि समांतर माध्य प्रतिचयन उच्चावचों से न्यूनतम प्रभावित होता है। तो दोस्तों प्रभाव किस पर पड़ रहा है, समांतर माध्य की वैल्यू पर। तो यह कहता है कि उच्चावच से जो हमारा इंपैक्ट आएगा किसके मान में बदलाव आएगा। तो हमारा दोस्तों यहां आंसर आएगा स्टैटिस्टिक, क्योंकि समांतर माध्य एक स्टैटिस्टिक एक सांख्यिक है, उसके मान में बदलाव होगा सैंपल में परिवर्तन करने पर। क्या सांख्यिक के मतलब समांतर माध्य अगर सैंपल पर बेस्ड है तो वो सांख्यिक कहलाएगा, क्योंकि प्रतिदर्शों के अचर को सांख्यिक बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 100 इकाई है, उस 100 इकाई में से एक व्यक्ति ने n सैंपल लिए, n का मान है 10 सैंपल, और इस 10 सैंपल के आधार पर इसने कहा कि इन 10 इकाइयों का जो समांतर माध्य है x बार, ये किस पर बेस्ड है दोस्तों, ये बेस्ड है सैंपल पर, और सैंपल पर बेस्ड होने के कारण x बार को कहा गया सांख्यिक या प्रतिदर्शज। सांख्यिक या प्रतिदर्शज दोनों एक ही नाम है। तो सपोज करो माना कि ये डेटा दोस्तों वजन का है, तो 10 व्यक्तियों का सैंपल लिया और औसत वजन आया 77 kg। अब यह कहता है अगर हम सैंपलिंग फ्लक्चुएशन कर दें, मतलब प्रतिचयन उच्चावचन कर दे, तो किसमें बदलाव होगा, किसके बदलाव में हो सकता है। अब सपोज करो दोस्तों मैंने सैंपल 10 की जगह 20 कर दिए, अब मैंने n ले लिया 20, और अब सैंपलिंग फ्लक्चुएशन के कारण मतलब सैंपल में बदलाव करने के कारण अब जो x बार आया है वो आया है दोस्तों 74.5 kg। तो बदलाव किसके मान में हुआ, सांख्यिक के मान में या प्रतिदर्शज के मान में। तो प्रतिचयन उच्चावच को परिभाषित किया है किसके मान में बदलाव से, प्रतिदर्शज के मान में बदलाव से। तभी तो हम कहते हैं कि प्रतिचयन उच्चावचों से न्यूनतम प्रभावित होता है समांतर माध्य, मतलब उसकी वैल्यू में कम से कम इंपैक्ट आता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर आएगा सांख्यिक। अभी दोस्तों लेटेस्टली इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, निश्चित प्रतिदर्श n माप के लिए बाई बार st सबसे कम होगा जबकि ni प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है दोस्तों कि ni का मतलब उसका साइज किसके प्रोपोर्शनल हो। तो दोस्तों यह है स्तरित प्रतिचयन विधि का क्वेश्चन। स्तरित प्रतिचयन विधि में 3 प्रकार का एलोकेशन, मतलब जिसे हम बोलते हैं वितरण की समस्या या नियतन किया जाता है।
तो दोस्तों एक तो होता है समान नियतन जिसे बोलते हैं इक्वल एलोकेशन, एक होता है नेमन नियतन, और एक होता है दोस्तों हमारे पास प्रोपोर्शनल आनुपातिक नियतन। तो यहाँ पर यह पूछा हुआ है कि बाई बार एसटी सबसे कम हो उस कंडीशन में एनआई किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो दोस्तों बाई बार एसटी होता है नेमन में सबसे कम, बाई बार एसटी का सबसे कम जो होता है वो होता है नेमन एलोकेशन में या नेमन वितरण में। नेमन का सबसे जो नेमन वितरण का जो प्रसरण है वो सबसे कम इसमें होता है। तो स्तरित प्रतिचयन विधि में यदि नेमन से लिया जाए तो इसका सबसे कम प्रसरण होता है। तो ये पूछता है कि नेमन का एलोकेशन है क्या। तो नेमन का दोस्तों एलोकेशन है एनआई प्रोपोर्शनल टू एनआई एसआई। इसने क्या किया है, स्ट्रेटा के आकार मतलब स्तर के आकार के साथ साथ उसकी जो विचलन है उसको भी कंसिडर किया है। तो आंसर आएगा एनआई प्रोपोर्शनल टू एनआई एसआई, या फिर अगर प्रोपोर्शनल में ना आकर बराबर में पूछे तो आंसर आएगा एनआई बराबर, यहाँ पर आएगा दोस्तों एन, यहाँ आएगा एनआई एसआई और नीचे आएगा दोस्तों सिग्मा एनआई एसआई। अगर बराबर में पूछे तो ये वाला आंसर आएगा, प्रोपोर्शनल में पूछे तो ये वाला आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ दोस्तों आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, निम्न बंटन का माध्यिका प्रथम चतुर्थक तृतीय चतुर्थक क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें चाहिए संचयी बारंबारता। तो इस क्वेश्चन की हम बनाएंगे संचयी बारंबारता, तब जाके इसकी माध्यिका फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल तीनों हम लोग बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की दोस्तों सबसे पहले निकालिए संचयी बारंबारता और सेकम संचयी बारंबारता दोस्तों हम यहाँ पर बनाएंगे। तो दोस्तों संचयी बारंबारता बनाएंगे सेकम, तो मैं यहीं पर इसकी संचयी बारंबारता बना रहा हूँ दोस्तों CF इसके जस्ट नीचे। तो 0 के सामने हमारे पास आ जाएगा 1, फिर 1 और 9 जोड़ देंगे, ये होगी दोस्तों सेकम संचयी बारंबारता। 1 और 9 हो जाएगी 10, फिर 10 और 26 दोस्तों हमारे पास जो आएगी वो आएगी 10 और 26 हो जाएगी दोस्तों 36, फिर 36 और 59 जो मतलब बारंबारताओं को जोड़ते जाएंगे दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट आएगा 36 प्लस 59 करेंगे तो आएगा 95, फिर 95 प्लस 72 दोस्तों करेंगे तो आएगा 167, फिर 167 प्लस 52 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 219। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 219 में दोस्तों हम लोग वापस जोड़ देंगे, तो 219 में वापस जोड़ेंगे तो आएगा 248, फिर दोस्तों 248 में वापस 7 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 255, और 255 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 256। तो दोस्तों इसका मतलब है मैंने क्या किया है, इसके सापेक्ष संचयी बारंबारता बना ली है। तो ये दोस्तों x हमारा इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये 0 के सापेक्ष है, ये 1 के सापेक्ष 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये x के मूल्य हैं, और इनके सापेक्ष दोस्तों मैंने बना लिया संचयी बारंबारता। अब दोस्तों सबसे पहले निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, मीडियन अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि माध्यिका श्रेणी को 2 भागों में बांटती तो सबसे पहले निकालते हैं n/2। n यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बारंबारताओं का योग, और बारंबारताओं का योग है जो अंतिम मूल्य आएगा वो। तो n हमारा है 256, तो 256 को 2 से भाग दे देंगे, 256 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों यहाँ पर 256 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 128, 128। अब अगला स्टेप क्या है माध्यिका निकालने का, कि ऐसी संचयी बारंबारता हम देखेंगे जो 128 से मतलब n/2 से या तो बड़ी है या फिर बराबर है। तो 128 से बड़ी संचयी बारंबारता है दोस्तों हमारे पास 167, ये दोस्तों 167। तो 167 के सामने जो x का मूल्य होगा वो मेरी दोस्तों माध्यिका हो जाएगी। तो 167 के सामने x का जो मूल्य है वो है दोस्तों हमारे पास, x का मूल्य है 167 के सामने 4, तो माध्यिका होगी दोस्तों 4। तो माध्यिका हमारे पास आ जाएगी 4। सिमिलरली दोस्तों अब हमें निकालना है अगर Q1। Q1 कैसे निकालेंगे, तो Q1 निकालना, Q1 श्रेणी का n/4 हिस्सा लेता है। तो हम सबसे पहले n/4 कैलकुलेट करेंगे, तो 256 में 4 का दोस्तों भाग देंगे तो हो जाएगा 64। तो अब ऐसी संचयी बारंबारता देखेंगे जो 64 से या तो बड़ी है या बराबर है। तो दोस्तों 64 से बड़ी कौन है,
95, 64 से बड़ी है 95, 95 के सामने जो x का मूल्य आएगा वो हो जाएगा दोस्तों Q1। तो 64 के सामने 95, 64 से बड़ी है 95, 95 के सामने है 3, तो हमारा दोस्तों Q1 हो जाएगा 3। इसी तरह से हम दोस्तों अगर हमें निकालना है Q3, एक मिनट, अगर दोस्तों हमें निकालना है Q3, क्वेश्चन नंबर हमारा था यहाँ पर 52, हाँ पहले की टेबल चली गई है दोस्तों। अगर Q3 निकालना है तो सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें कैलकुलेशन आप देख लेना। तो Q3 के लिए निकालते हैं दोस्तों 3n/4, 3n/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणा 256 हमारा टोटल था बटा 4 कर देंगे, ये दोस्तों हमारे पास आएगा 3/4 करेंगे तो आएगा 192। तो 192 से बड़ी जो संचयी बारंबारता दोस्तों आएगी वो आएगी हमारे पास 219। तो हम देखेंगे ऐसी संचयी बारंबारता CF जस्ट ग्रेटर देन 192, तो इससे बड़ी संचयी बारंबारता इसमें दोस्तों मिट गई, मैंने कैलकुलेशन की थी जो, वो आप देख लेना। 192 से बड़ी आएगी 219, तो 219 के सामने जो x का मूल्य होगा वो दोस्तों हमारा होगा यहाँ पर, तो 219 के सामने जो x का मूल्य है दोस्तों वो हमारे पास है 5। तो क्योंकि यहाँ पर हमारी 219 आएगी तो इसलिए दोस्तों हमारा Q3 हो जाएगा Q3 बराबर 5। अब हमारे पास सारे आंसर आ गए दोस्तों। Q1 तो हमारे पास आ गया है, Q1 है 3, Q3 है 5 और माध्यिका है 4। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा यहाँ आंसर सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में आप थोड़ा सा लास्ट में करें तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है दोस्तों कि निम्न प्रतिगमन समीकरणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। x और y के माध्य क्रमशः 13 व 17 है दोस्तों। माध्य निकालने के लिए दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। जैसे पहली इक्वेशन है 8x - 10y प्लस 66 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 40x - 18y - 214 बराबर 0। अब दोस्तों करना क्या है कि क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को x के समांतर माध्य और y के समांतर माध्य पर काटती है, तो उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा, मतलब जो x का मान आएगा वो x बार होगा, जो y का मान आएगा वो y बार होगा। तो इन दोनों लाइनों को सोल्व कर लेते हैं। इसको 5 से गुणा कर देता हूं मैं, इंटू 5, ये हो जाएगी दोस्तों 40x माइनस 50y, और इसको दोस्तों 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 330 बराबर 0। अब दोस्तों एक तो इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दीजिए, तो इक्वेशन 1 में से माइनस करना इक्वेशन 2, तो 40x से 40x कट जाएंगे, और माइनस 50y में से दोस्तों 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास, तो ये दोस्तों हमारे पास आ जाएगा, देखिए हम करेंगे 50y और ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो 18 कहेंगे तो हमारे पास आएंगे दोस्तों 32y, ये हो जाएगा 32y और 330, और दोस्तों 214 ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन को, ये हो जाएगा प्लस 4 एंड 5, ये हो जाएगा दोस्तों 544 बराबर 0।
तो y बराबर आ जाएगा दोस्तों 544/32। अब दोस्तों 32 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 32 से कम 32, और यहाँ पर दोस्तों जो y का मान आएगा वही हमारा y बार होगा, और जो x का मान आएगा वो x बार होगा। फिर दोस्तों अगली बार ये 7 से कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा y का मान आया दोस्तों हमारे पास 17। कमेंट सेक्शन में बताओ समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों y का मान आ गया 17, और यही दोस्तों y बार का मान होगा। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने पर जो मान आएगा y का वो y बार होगा, और जो x आएगा वो x बार होगा। अब दोस्तों y का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे x बार मिल जाएगा। तो मैंने अगर इस y का मान यहाँ पर मैं रख दूंगा 8x माइनस 10y प्लस 66 में, तो मुझे जो x का मान मिलेगा वो मिल जाएगा, और x का मान जो आएगा दोस्तों हमारे पास आएगा 13। आप सोल्व करके देखना, x का मान 13 आएगा। किसी भी इक्वेशन में आप इसको रख सकते हो, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन हमारी सही है कि y बार और x बार क्या है दोस्तों, x बार तो है 13 और y बार हमारा दोस्तों है 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट है y का x पर प्रतिगमन गुणांक 0.8 है क्या। तो दोस्तों हमें लाइन पहचाननी पड़ेगी। लाइन पहचानने का एक तरीका है, वो आप जल्दी से समझ लीजिए। मेरे पास एक लाइन तो है दोस्तों 8x माइनस 10y प्लस 66 बराबर 0। एक लाइन तो दोस्तों ये है। अब मैं इसको मान लेता हूँ x ऑन y, माना कि ये लाइन दोस्तों है x ऑन y है। मानना पड़ेगा, जब तक मानेंगे नहीं तब तक हमारी लाइन नहीं आएगी। x ऑन y मानेंगे तो इसे x के लिए सोल्व करेंगे दोस्तों, x के लिए सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8x बराबर माइनस 66 प्लस 10y, ये दोस्तों हमारे पास होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 66/8 प्लस 10/8y। अब अगर दोस्तों ये लाइन x ऑन y है तो इससे मुझे मिला bxy, और वो मिला दोस्तों 10/8, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं जो y के साथ में है। अब दोस्तों अगर ये y ऑन x है तो दूसरी लाइन क्या होगी, ये होगी दोस्तों x ऑन y। तो दूसरी लाइन मेरे पास क्या है, उसको मैं लिख लेता हूँ। दूसरी लाइन है 40x माइनस 18y माइनस 214 बराबर 0। अगर मैंने इसको x ऑन y माना है तो इसे मानूंगा दोस्तों y ऑन x। तो y के लिए सोल्व करूंगा, ये आ जाएगी दोस्तों 18y, इसको एक तरफ ले लो, ये हो जाएगा 40x माइनस 214, पक्षांतरण कर दिया मैंने, तो y बराबर आ गया 40/18x माइनस 214/18। इससे दोस्तों मुझे क्या मिला, इससे मिला byx, यह है 40/18। लेकिन अभी दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि आंसर सही है या गलत है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का जो गुणा है, हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि b/x इंटू bxy का जो गुणा है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अब दोस्तों ये क्लियर है कि 10/8 ये भी 1 से बड़ा है और 40/18 ये भी 1 से बड़ा है। दोनों का गुणा करेंगे तो 1 से छोटा नहीं आएगा, 1 से बड़ा आएगा। मतलब दोस्तों अब हमने जो एजम्पशन मानी है वो गलत है, और अगर अब ये गलत है दोस्तों तो अब हमें दोबारा मानने की जरूरत नहीं है। हमने जो लाइन x ऑन y मानी थी, ये लाइन है दोस्तों y ऑन x। ये लाइन कौन सी है, y ऑन x। तो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन y ऑन x है, तो इससे मुझे मिलेगा b/x। तो ये मिल जाएगा दोस्तों b/x, और जो भी मिला है उसका उल्टा कर दो, यही सोल्व करके निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा b/x 8/10। इसी तरह से ये दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगी, ये लाइन क्या हो जाएगी, y ऑन x ना होकर क्या हो जाएगी, x ऑन y। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये दोस्तों ये तो है गलत, तो हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे bxy, और जो दिया गया उसको उल्टा कर देंगे, वो हो जाएगा 18/40। अब इन दोनों का गुणा करके देखेंगे तो 1 से छोटा आएगा, और ये दोनों ही दोस्तों सही है। अब एग्जामिनर ने पूछा है कि y का x पर प्रतिगमन गुणांक 0.8 है, तो y का x पर प्रतिगमन गुणांक दोस्तों 0.8 आ रहा है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। y का x पर प्रतिगमन गुणांक दोस्तों 0.8 ही है। अब नेक्स्ट पूछा है दोस्तों इन्होंने कि
x और y के मध्य क्या सहसंबंध गुणांक दोस्तों हमारा जो है वो 0.6 माइनस का है क्या? अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रतिगमन गुणांक हमारे प्लस में आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत है, और यही दोस्तों हमारी एग्जाम के लिए आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। चाहे तो इस क्वेश्चन को दोस्तों डायरेक्ट भी आप टिक लगा सकते हैं, केवल मानकर कि अपने रिग्रेशन लाइन मानी तो प्रतिगमन गुणांक आया धनात्मक, तो कोरिलेशन ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। इसका डायरेक्ट आंसर लग सकता है अगर आप में इंटेलिजेंसी है। ये पहले दो तो आपको मैंने समझाने के लिए करवाए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कह रहे हैं कि सर लंबा क्वेश्चन, दोस्तों ये लंबा क्वेश्चन नहीं है, ये इंटेलिजेंसी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 54 है कि न्यूनतम प्रकार के त्वरण वक्र के लिए निर्देशांक दर्शाने के लिए संज्ञान में लिया जाता है। तो दोस्तों अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर 60 बचे हुए हैं, तो अभी मुझे किसी अर्जेंट काम से दोस्तों जाना है, क्योंकि समय मुझे लग रहा था कि मैं सवा घंटे में इसको सोल्व करवा दूंगा, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग गया है। तो अब बाकी के दोस्तों जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं 54 से लेकर 60 तक, वो मैं आपको इसका सॉल्यूशन आगे वाली क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑनलाइन वालों को यूट्यूब पर मिल जाएगा, और इसका बाकी का भी मैं यूट्यूब सेशन पर ले आऊँगा। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए आज का सेशन कैसा रहा। कैसा रहा दोस्तों आज का सेशन आपका? दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज एसपी के द्वारा चलाई जा रही है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप दे सकते हैं। और 15 टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके सामने ये थी, और बाकी के क्वेश्चन भी दोस्तों आपके सामने जल्दी में लेकर आऊँगा। इस टेस्ट सीरीज का पूरा सोल्यूशन यूट्यूब पर जरूर करवाया जाएगा, डोंट वरी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सोल्यूशन कैसा लगा। एक बार अगर जिन साथियों ने एग्ज़ाम दिया है वो विद्यार्थी जरूर सॉल्यूशन को डिटेल में देखें, जो भी विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सॉरी। और दोस्तों 15 टेस्ट सीरीज एसपी विवेकानंद करवाएगा, और हमारा उद्देश्य है कि 15 टेस्ट सीरीज में आपका पेपर 15 टेस्ट सीरीज में आपका इस तरह से सॉल्यूशन हो कि आप एग्जाम में जब जाएं तो इतना कॉन्फिडेंस रहे। और कोशिश यही कि 15-20 क्वेश्चन, मैं तो मेरी खुद की कोशिश इंडिविजुअली है कि स्टैटिस्टिक्स में आपको 15-20 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से मिल जाए। दोस्तों पूरा प्रयास मैं अपनी तरफ से करूंगा। थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सॉल्यूशन कैसा लगा, टेस्ट सीरीज कैसी लगी। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। अलविदा।